हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्स्थ अटेम्प्ट। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई की कि अगर आप एसएससी जेई का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको रिपीट नहीं करनी है। हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करने के बाद एग्ज़ाम को देने जाते हैं, बट हम वहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो वो जो मिस्टेक्स क्या हैं वो हमें अवॉइड करनी है और आज हम इसी बात करेंगे कि वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं। हमें उसका पता होता है, हमें पता होता है कि हम कौन-सी गलती करने वाले हैं, पर तब भी हम ध्यान नहीं देते। तो उसके ऊपर ध्यान देना है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर भी ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, वो है पेपर टाइम एनालिसिस। पेपर टाइम एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमारा पेपर 2 फेज़ में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के मार्क्स जुड़ते हैं मेरिट लिस्ट के अंदर और पेपर 1 का जो हमारा पैटर्न है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव। तो टेक्निकली क्या है, हमारे पास 200 क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें करना होता है 2 घंटे में और 3 सेक्शन हमारे पास होते हैं, ठीक है? रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंजीनियरिंग। यहाँ पे दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत आपके इस पूरे एग्जामिनेशन की है, वो है टाइम। कि आपका जो टाइम है वो है 2 घंटे। 2 घंटे हैं, क्वेश्चन कितने हैं? 200। तो उसके हिसाब से हमारे पास एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिलता है? 36 सेकंड। मतलब 36 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन को करना भी है, ठीक है? और जहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है? पहली बात तो क्वेश्चन को रीड करना ध्यान से, फिर आपको उसका सही आंसर भी चूज़ करना है पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको डिसीज़न लेना है इन 36 सेकंड के अंदर कि उसको क्या करना है, मार्क एंड रिव्यू में रखना है या फिर कंप्लीटली छोड़ना है। क्योंकि आप इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा नहीं आ पाओगे, इसके चांसेस बहुत कम है। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहाँ से हमारे पास जो गलती आती है, वो गलती क्या है? नॉन अवेयरनेस एंड लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कि या तो बच्चों को पता ही नहीं कि उनके पास 36 सेकंड है एक क्वेश्चन के लिए। अगर उनको पता है, तो उसके बावजूद क्या करते हैं, वो अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं तीनों सेक्शन के अंदर। मतलब रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंजीनियरिंग के अंदर। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। तो सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? सॉल्यूशन ये है कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर सेट वाइज और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ है उसको लगाइए। इससे क्या होगा, जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देंगे तो उससे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होने हैं वो बढ़ेंगे और कहीं न कहीं आपका टाइम रिड्यूस होगा। आपको पता होगा कौन-सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन-सा करना है, किसको मार्क एंड रिव्यू में रखना है। ये जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं ना, जो हम करते नहीं हैं, ये करनी ज़रूरी होती हैं। यही चीज़ें आपके टाइम को मैनेज करती हैं। इसीलिए बोलते हैं एग्ज़ामिनेशन के अंदर टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी होती है। ख़ासकर ऐसे एग्ज़ाम के अंदर जहाँ पे आपको टाइम कम मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कट ऑफ एनालिसिस। मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो हमारे पास जो लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ है, अगर हम उसको देखते हैं तो आपको चलेगा पता कि जो कट ऑफ है हमारा वो 100 टू 130 वेरी किया है। मतलब 100 सबसे कम है और उसके बाद जो मैक्सिमम है 127। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे कट ऑफ की रेंज है वो 115 से 130 रहने वाली है जनरल कैटेगरी के अंदर। बाकी ओबीसी का भी मैंने मेंशन किया है, बाकी सब आप सर्च कर सकते हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल है जिन्होंने बता रखा है। बट हमारे पास 2022 का अगर हम कट ऑफ लेके चले तो 115 से 130 है। अब एक चीज़ हमें पता है कि एसएससी जेईई का जो एग्ज़ामिनेशन है ये वाला 2022 का, इसके अंदर वैकेंसी ज़्यादा है। जब भी वैकेंसी ज़्यादा होती है ना, तो हमारा कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हमारी जो कट ऑफ होती है वो वैकेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रीज़न क्या है इसका? देखिए, जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो हमारा जो पेपर 2 है उसमें बच्चे ज़्यादा क्वालीफाई होंगे। ज़्यादा जब बच्चे क्वालीफाई होते हैं तो एवरेज जो होती है वो कम हो जाती है। एवरेज कम हो जाएगी मार्क्स की, तो आपका कट ऑफ भी कम होगा। यही रीज़न है कि मैंने 115 से 130 रेंज बताई है। और टेक्निकली मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके 110 से 120 नंबर भी आ जाते हैं, तो भी आपका ये पेपर 1 क्वालीफाई हो जाएगा। पेपर 1 दीजिए, पहले इस पे फ़ोकस कीजिए, क्वालीफाई हो जाए तो 3 महीने का टाइम मिलता है ना आपको। 3 महीने पेपर 2 पे ज़ोर मारेंगे, वहाँ से मार्क्स लेंगे ना मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो मेन बात क्या है कि आपके पास जो कट ऑफ है वो कम जाएगा, तो आपको उसको ध्यान रखना है, लाइटली नहीं लेना है इसको, ठीक है? कोशिश करनी है कि हमारे पास कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ही आएँ। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि हमें कौन से सेक्शन से कितना-कितना गेन करना है। मतलब कितने हमारे पास नंबर आने चाहिए कौन से सेक्शन से। तो गलती यहाँ पे क्या होती है कि हम सारे के सारे सेक्शंस को प्रिपेयर ही नहीं करते। तो यही हमारी गलती है कि हमें सारे के सारे सेक्शन को प्रिपेयर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
किसी भी एक सेक्शन के ऊपर, मतलब इंजीनियरिंग के ऊपर, या फिर आपकी अगर जीके अच्छी है तो जीके के ऊपर, या फिर रीजनिंग बहुत अच्छा रीजनिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। यहाँ पे हमको एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि हम हर एक सेक्शन में से कितने मार्क्स गेन करें कि हम कट ऑफ के पास पहुँच जाए या कट ऑफ को क्रॉस कर लें। तो सेक्शन वाइज़ मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है कि आपको इतने मार्क्स कम से कम लेने चाहिए। जैसे कि 35, 60, मतलब 35 रीजनिंग के अंदर, 35 जनरल अवेयरनेस के अंदर और 60 इंजीनियरिंग के अंदर। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं, मैं 60 की जगह 80 ले लूँगा, तो बहुत अच्छी बात है। बट ध्यान रखना इस बात का कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर 80 क्वेश्चन करके आओगे और 10 गलत कर दोगे, तो घूम फिर के यहीं पे पहुँच जाओगे, ठीक है? एक्यूरेसी अगर बहुत अच्छी है, अगर आप 100% एक्यूरेट हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये सेफ मार्जिन के अंदर बनाया है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 40, 30, 60। जनरल अवेयरनेस जनरली वीक होती है इंजीनियर की, तो उस पे अगर आपने कम ध्यान दिया है, तो रीज़निंग पे ध्यान बढ़ा दीजिए अपना। कोशिश कीजिए कि रीज़निंग के अंदर आपके 40 मार्क्स आ जाएँ और 60 मार्क्स इंजीनियरिंग के अंदर। इंजीनियरिंग में 60 से ऊपर नंबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप कट ऑफ से ऊपर जाओगे, आपको फ़ायदा ही मिलेगा उसका ओवरऑल मेरिट लिस्ट के अंदर। बट कोशिश करनी है कि ये जो पैटर्न है 35, 35, 60 या फिर 40, 30, 60, ये एटलीस्ट आप फॉलो कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस की। इसमें क्या करना है? देखिए 50 क्वेश्चन आते हैं, मैंने टॉपिक्स को लिखा है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आखिरी में जहाँ कम क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक इससे ज़्यादा भी हैं, बट मैंने एक थोड़ा-सा कैटेगराइज़ेशन करी है, तो मतलब एनालॉजी में आपको जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, फिर ऑड वन आउट, फिर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। तो आप एक बार देख लेना इनको क्या है। रीज़निंग में हमारे पास क्या गलती होती है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट क्या है रीज़निंग के अंदर, वो है आपका टाइम। टाइम कैसे? रीजनिंग के 50 क्वेश्चन हैं और आपको 50 मिनट मिलते हैं, मतलब अगर हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट मान के चलें, तो 50 मिनट आपके लग जाएँगे यहाँ पे। और किस आप रीजनिंग के क्वेश्चन को खुद करके देखना, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को उठाकर, आपको 1 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। मतलब क्या है कि जो आपके ये 50 मिनट्स जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आपके लगेंगे और हो सकता है 1 आवर भी लग जाए, मतलब 1 घंटा भी लग जाए। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ, तो आप फेल हैं। रीज़न क्या है? आप पूरा-पूरा पेपर देख ही नहीं पाएँगे, ठीक है ना? 36 सेकंड याद रखिए, जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, यहाँ मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ। तो टेक्निकली क्या है कि डबल टाइम वहाँ से लग जाएगा आपका, तो ये चीज़ आपके साथ होनी नहीं चाहिए। तो हमारी गलती क्या है यहाँ पे? रीज़निंग देखिए हर बच्चे को आती है, रीज़निंग हर बच्चा कर सकता है। कुछ बच्चे जो है वो 10 दिन पहले करना शुरू करेंगे और एग्ज़ाम में जाएँगे। कुछ बच्चे जो है वो पहले से तैयारी करते हैं, मतलब वो डेली प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो इसलिए रीज़निंग के अंदर हमारे पास जो है आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने टाइम को रिड्यूस करना ही करना है। आप अपने टाइम को रिड्यूस कीजिए 40 मिनट मैक्सिमम, ठीक है? बट मैं मानता हूँ कि 30 मिनट के अंदर आपका हो जाना चाहिए। 35 मिनट इज़ अ रीज़नेबल टाइम, कि अगर आप ठीक है नहीं कर पाते, तो 35 मिनट तक आपका तो हो ही जाना चाहिए। 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत के अंदर। तो आप अपने टाइम को रिड्यूस कीजिए। अब टाइम को रिड्यूस करने के लिए सॉल्यूशन क्या है आपके पास? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि एक तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कीजिए। पैटर्न देखिए क्या है, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपको किस अप्रोच को यूज़ करना है कौन से सेक्शन के अंदर। तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने तीनों सेक्शन की बात करी है कि जनरल अवेयरनेस को कैसे टैकल करना है, रीजनिंग को कैसे टैकल करना है और इंजीनियरिंग को कैसे टैकल करना है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पे अपना टाइम रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। और रीजनिंग के अंदर आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स। सिलेबस के अंदर जो टॉपिक मेंशन है, वहाँ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, पॉलिटी, कल्चर और करंट इवेंट। इसके अंदर आपको क्या ध्यान देना है? लो हैंगिंग फ्रूट्स लेने हैं। मतलब क्या है कि वो फ्रूट जो आपके बिल्कुल पास है, आपकी पहुँच के बहुत पास है, ठीक है? देखिए हर इंसान का पैटर्न अलग होता है, किसी को हिस्ट्री समझ में आएगी, किसी को ज्योग्राफी समझ में आएगी, किसी को इकोनॉमिक्स। आपको जो समझ में आता है ना, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं हैं, ठीक है? लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब क्या है कि हर पर्सन के हिसाब से वैरी करते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, किसी की हाइट ज़्यादा है तो वो थोड़ा और ऊपर के फल तोड़ लेगा, किसी की हाइट कम है तो वो थोड़ा कूद के नीचे वाले फल तोड़ लेगा। तो आपको इसी बात का ध्यान देना है कि जो चीज़ आपके रीच में है, उसको टारगेट करना है, ठीक है? टाइम कितना चाहिए? जनरल अवेयरनेस की खासियत ये है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता।
उसको ताड़ने से या स्क्रीन को घूरने से आपको उसका आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन है उसको जल्दी करना है, टाइम रिक्वायर्ड है 15 से 20 मिनट। आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन ख़त्म हो जाना चाहिए। जो क्वेश्चन आते हैं उनको करो, आगे बढ़ो, जो नहीं आते उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। मार्क एंड रिव्यू में रखना ही नहीं है। अगर कोई 50-50% डाउट है ना, तो जो ऑप्शन आपको लगता है हाँ है, उसको क्लिक करो और चलते बनो, क्योंकि इंट्यूशन नाम की एक चीज़ होती है जो आपको ये बताती है कि आपने कहीं न कहीं वो पढ़ा होगा, तभी आपके माइंड बता रहा है कि वो उसका आंसर ये है। तो डाउट में कोई क्वेश्चन रखना नहीं है जनरल अवेयरनेस का। देखा क्वेश्चन क्या है, आपको लग रहा है 50-50% प्रोबेबिलिटी है, इसका ये आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो जो हो सकता है ना, उस पे क्लिक कीजिए, जो भी हो सकता है उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। 15 से 20 मिनट के अंदर करना है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास जो गलतियाँ क्या होती है, सबसे पहली बात तो क्या है कि आप पूरी की पूरी जीके पढ़ोगे। मतलब आप क्या करोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना शुरू कर दोगे, लूसेंट जीके की बुक उठाओगे, एकदम रट्टा मारना शुरू करोगे आखिरी 3 महीने के अंदर, और होगा नहीं, ठीक है? जनरल अवेयरनेस 1 से डेढ़ साल लेती है, तो 3 महीने में होने वाली चीज़ है ही नहीं। दूसरी चीज़, अब आपको आते तो है नहीं, तो आप जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर, इसके लिए भागोगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे कोई चैनल देख लो जो करंट अफेयर कराता हो। यहाँ पे करंट अफेयर जो है वो आता है लास्ट 1 ईयर का, ठीक है? आप अब डेली करंट अफेयर करने से आपका कुछ होने वाला है नहीं, तो करंट अफेयर के पीछे मत भागिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो वो आप किसी भी मैगज़ीन से प्रीवियस ईयर टॉपिक को एनालाइज़ करके कर सकते हैं, 10 में से 5 आपके हो जाते हैं, ठीक है ना? अब 8 ऑनर्स करेंगे, उसमें से भी क्लिक हो जाएँगे। तो अपना टाइम मत ख़राब कीजिए करंट अफेयर के अंदर। डेढ़ 2 घंटे क्लास लेंगे यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी इंस्टीट्यूट की, उसके बाद नोट्स बनाएँगे, फिर 1 घंटे के नोट्स बनेंगे आपके, फिर उसको रिवाइज़ करोगे, आधा घंटा वहाँ गया। इतना टाइम करंट अफेयर पे लगाओगे, उससे अच्छा जीके कर लो ना, जनरल अवेयरनेस पढ़ लो अपना टॉपिक वाइज़। फिर हमारे पास क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। जनरल साइंस जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं, बच्चा वो करेगा ही नहीं, वो करता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर है ना, साइंस क्यों करेगा? साइंस तो अच्छे से आती है उसको, कूट-कूट के पी रखी है उसने, ये काम नहीं करना है। साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 चीज़ें होती हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री शायद आप ठीक कर दो, पर बायोलॉजी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने बायोलॉजी 9th-10th में पढ़ी होती है और हमारा गैप होता है 8 से 9 साल का। तो अब हमारे पास जो हार्ट-वार्ट की जो चीज़ें हैं, जो आपका लंग्स है, किडनी है, कैसे काम करती है आपको नहीं पता। आपको थोड़ा बहुत बस रिमेंबर रहेगा कि हाँ, ऐसा कुछ पढ़ा था। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन का पढ़ा था कुछ, ठीक है? आपको याद आ जाएगा कि वीना कावा नाम की कोई चीज़ होती है हार्ट के अंदर, क्या है नहीं पता होगा, ठीक है? पल्मोनरी वेन होती है, क्या है नहीं पता होगा। ये नाम तो आपके माइंड में होंगे, बट काम क्या करते थे ये नहीं पता होंगे। तो इसके लिए आपको बायोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और जनरल साइंस के अंदर हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, और जनरल अवेयरनेस को टैकल करने का तरीका यही है कि आप क्या कीजिए, जो अपना ये पोर्शन है साइंस का 20 क्वेश्चन वाला, इसको अच्छे से करके जाइए। इसमें से अगर 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर का आ जाता है, जैसे कि नोबेल प्राइज़ का क्वेश्चन जनरली मिल जाता है, इन्वेंशन क्वेश्चन आता ही आता है। ये करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और आप और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो टॉपिक को एनालाइज़ करके जनरल साइंस के पोर्शन को छोड़ना नहीं है। ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो हमारी गलती यही है कि हम ईज़ी टॉपिक को करेंगे नहीं, ठीक है? जो हमारे को ईज़ी हो सकते हैं। मतलब मेरे को अगर ज्योग्राफ़ी आती है, तो मैं ज्योग्राफ़ी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ज्योग्राफ़ी तो आती है ना, मैं क्यों करूँ ज्योग्राफ़ी? मैं तो हिस्ट्री करूँगा जो मुझे आती नहीं, और उसमें एग्ज़ाम में क्या होगा, ना तो हिस्ट्री हो पाएगी ना ज्योग्राफ़ी हो पाएगी। तो इसलिए जो आता है सब्जेक्ट आपको, उस पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए कहाँ से आ रहे हैं, उसको रिवाइज़ कीजिए और जनरल साइंस को अच्छे से करिए, इसके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। इसके बाद सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, जो मैंने बताया है कि साइंस को ढंग से अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट आपको आता है, उस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बनाइए और टॉपिक वाइज़ उसको पढ़िए। आपको मतलब देखेंगे आप थोड़े टाइम बाद कि आपका जो मार्क्स है जनरल अवेयरनेस के अंदर वो इम्प्रूव होंगे। अब हम बात करते हैं अपना इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में 100 क्वेश्चन आते हैं, 3 स्ट्रीम्स होती हैं, यहाँ मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग में हमारे पास दिक्कत क्या आएगी? 1 मिनट के हिसाब से 100 क्वेश्चन 100 मिनट के अंदर पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम 40 मिनट लगाएँगे आपके रीज़निंग के, 20 मिनट लग गए आपके जनरल अवेयरनेस के। तो मतलब आपके पास 60 मिनट है 100 क्वेश्चन करने के लिए। अब ये आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करोगे, कि अपने रीज़निंग के अंदर से प्रैक्टिस करके वहाँ से टाइम निकालोगे, या जनरल अवेयरनेस के अंदर फालतू का टाइम नहीं ख़राब करोगे। तो क्योंकि टाइम तो देखिए वहीं से निकलेगा, और जहाँ पे 60 मिनट के अंदर आप 100 क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, कम से कम आपको 80 मिनट्स चाहिए। तो यही चीज़ सबसे पहले जो मैंने बताई कि 36 सेकंड पर क्वेश्चन, ये आपके माइंड में छप जानी चाहिए कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, और उसको सोच के टेस्ट सीरीज़ दोगे ना, तो आपको बेनिफिट मिलेगा।
नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा टेस्ट सीरीज़ का। गलती क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस या फिर नो कॉन्फिडेंस। इंजीनियरिंग है ना, तो हम सोचते हैं कि इंजीनियरिंग, देखिए पहली बात तो समझिए कि इंजीनियरिंग आपका एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, जिसके अंदर अपने आप में 12 से 14 सब्जेक्ट इकट्ठे होते हैं। सारा बच्चे को हर एक चीज़ नहीं आती, ठीक है? तो हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने कोचिंग ले रखी है या हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर हम इंजीनियरिंग हमारा अच्छा बैकग्राउंड है, तो हम अपने आप को बहुत बड़े धुरंधर मानते हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग के अंदर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, हम 100 के 100 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपकी रिवीजन नहीं होगी। हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना पड़ता है और रिवाइज़ करने के बाद ही उसके ऊपर कमांड बनती है। आपने सिर्फ़ पढ़ाई करी है, आपने किसी कोचिंग के लेक्चर देख लिए या फिर आपने खुद 1-2 बारी पढ़ लिया उसको, आपको लगेगा हाँ, मुझे इंजीनियरिंग आ गई, ऐसा नहीं होता है। लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आपके क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि बच्चा रिवीजन नहीं करेगा, वो बस कवर करेगा कि हाँ, मेरा एक सब्जेक्ट हो गया, मतलब बिल्डिंग मटेरियल मैंने खत्म कर दिया, सही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सर्वेइंग कर रहा हूँ। सर्वेइंग करेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन करेगा, बिल्डिंग मटेरियल दिमाग से गायब, रिवीजन ना होने की वजह से। सर्वेइंग से आगे बढ़ के करेगा स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर बजाएगा सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर, तब तक ट्रांसपोर्टेशन भी गायब और सर्वे भी गायब। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपने जो सब्जेक्ट कवर कर लिया है, उसके लिए आपको डेली टाइम निकालना है रिवीजन के लिए, तो उसके ऊपर टाइम निकालिए। फिर हमारे पास क्या गलती होती है आपके पास? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये कोई बच्चा सॉल्व नहीं करता। क्यों? हम क्या करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज जॉइन करेंगे, क्योंकि पैसे तो माँ बाप के होते हैं, हमारे तो होते नहीं हैं, और उसके वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज करना शुरू कर देंगे। टेस्ट से जो मार्क्स आएँगे उसके हिसाब से हम एनालाइज़ करते हैं कि हमारा पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, वहाँ से चलेगा पता आपको कि आपको कौन से सब्जेक्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद अगर आपने गलती से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक उठा ली, तो आप क्या करेंगे, उसमें देखेंगे हाँ, मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं। उस टाइम मार्क कीजिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हो रहा है या हर 1-2 साल बाद रिपीट हो रहा है। उसको मार्क कीजिए और उस क्वेश्चन को ही रिवाइज़ करना है आखिरी टाइम में, कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ नहीं करना है, वो पहले काम होते हैं। आप अगर ऐसा करेंगे तो 50 से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएँगे, जो हर 1-2 साल बाद पूछे जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसको लास्ट वीक में रिवाइज़ करना होता है। तो ये चीज़ आप तभी कर पाएँगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप टेस्ट के चक्कर में पड़े रहेंगे तो ये चीज़ आप करोगे ही नहीं और ये बताएगा भी कोई नहीं आपको। इसके बाद नॉन सीरियस अटेम्प्ट ऑफ टेस्ट सीरीज़, मतलब क्या है कि या तो आप टेस्ट सीरीज़ को दोगे नहीं, और अगर दोगे तो इसलिए दोगे कि भई मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएँ उसके अंदर। आप टेस्ट सीरीज़ दोगे, फिर देखोगे मेरे तो इतने नंबर आए, 4 दोस्तों को बताओगे देखो मैंने टेस्ट दिया मेरे इतने नंबर आए, गलत चीज़ होती है ये। टेस्ट हम देते हैं किस लिए देते हैं, ताकि हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सही हुए तो क्यों हुए? कॉन्सेप्ट सही था या तुक्का मारा है? गलत है तो क्यों हुए? कॉन्सेप्ट सही था या फिर उसमें भी तुक्का मारा था? और अगर कॉन्सेप्ट सही था तो कैसे गलत हो गया? उसका सॉल्यूशन देखिए। और जो क्वेश्चन नहीं किए आपने, मतलब क्या है, वो आपके वीक टॉपिक हैं। आपको उनका सॉल्यूशन देखना है और उनको ज़्यादा मेहनत करनी है उनके ऊपर, उनको प्रैक्टिस करना है। तो मतलब क्या है कि एक तो सीरीज़ अटेम्प्ट देगा नहीं, अटेम्प्ट अगर दे भी देगा तो टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन को देखेगा नहीं, मतलब उसके अंदर विल ही नहीं है देखने की, वो बस मार्क्स देख के कूदता रहेगा अपने। ये काम नहीं करने हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात इंजीनियरिंग के अंदर इस एग्ज़ामिनेशन की, ये बच्चा सबसे ज़्यादा फ़ोकस करता है इंजीनियरिंग के ऊपर। वो सोचता है कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से 100 यहाँ ले लूँगा और फिर रीज़निंग और जीए क्या है, उसमें तो मतलब मैं ले ही लूँगा अपना 30 नंबर तो चाहिए और या 40 नंबर चाहिए, वो आ जाएँगे उसके अंदर। रीज़निंग 50 नंबर की है, 50 नंबर रीज़निंग में आएँगे मेरे। ये गलत अप्रोच है आपकी। इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपसे होंगे ही नहीं, क्योंकि 20 क्वेश्चन चेंज होते हैं हर साल। 80 क्वेश्चन आपके हैं जो आप कर सकते हो। उसमें से भी रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं 50। अब जो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट भी काम करेगा, आपके कॉन्सेप्ट भी काम करेंगे, आपकी रिवीजन भी काम करेगी। और उसके बाद आपने कौन-सी गलती नहीं करी है रीज़निंग और जीए के अंदर, ताकि आपका वहाँ टाइम बचे, आप क्वेश्चन को देख पाओ। इन सब चीज़ों को करने के बाद विद नेगेटिव मार्किंग आप 60 से 70 की रेंज में पहुँच पाओगे, इससे ऊपर नहीं पहुँच पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 70 नंबर ले भी लिए अगर 2 घंटे के अंदर, तो भी फेल हों। तो रीज़निंग पे भी ध्यान देना है और जनरल अवेयरनेस पे भी ध्यान देना है, कूदना नहीं है इंजीनियरिंग अच्छे से आने पर भी। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की जो अप्रोच है ना आपकी, उसको छोड़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देने की। थैंक यू।